गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं हम आपका इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन कराना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये है रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 4, ठीक है। इसके पहले हमने 3 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बता चुके थे। आज से हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 के आगे बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आइए समझेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है पहले, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकरण है। इसका एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह ऑक्सीकारक भी है और निर्जलीकरण भी है। तो इसका एक एक उदाहरण देकर बस आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है ना। और कुछ तो नहीं करना है। चलिए तो हम इसको समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए ध्यान देखिएगा। तो आइए हम इसका करके दिखाते हैं। एक एक उदाहरण की बात किया जा रहा है। तो यहां पहले हम देखेंगे, पहला क्या देखेंगे, ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम ऑक्सीकारक के रूप में देखेंगे तो क्या होता है। यह कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यह कार्बन को ठीक है, यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। तो आइए, तो ऑक्सीकारक के रूप में देखा जाए तो यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यह कैसे कर देता है यही आपको समझना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ये लेते हैं कार्बन, ध्यान दीजिएगा, क्या ले लिए? कार्बन, ठीक है। तो कौन करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं प्लस H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, जो H2SO4 लिए हैं हम इसका लेंगे 2 मात्रा यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। अब इसको गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से करा रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे परिवर्तित होगा ये समझिएगा, ठीक है। C कितना है यहां पे? 1 है, तो ये हो गया C, ठीक है। O कितना है हमको एकदम सोच समझ के बताइए। O कितना है? O ध्यान से देखिए, 4 दूनी के 8, कितना है O? 8 O है, ठीक है। चलिए, जब 8 O है तो हम यहां पे 2 O पहले निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 8 था, हमने 2 निकाल लिया तो बचा कितना? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 6 बचा है तो उसको हम कहां एडजस्ट करेंगे ये समझिएगा। H कितना है आपका? H आपका है 2, H आपका 2 है ना। तो हम H को लिखेंगे कैसे? यस आपका कितना है? 2 है, यस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस लिख देंगे SO2। तो SO2 लिख दिए तो ठीक है। O 2 यहां खप गया, 2 यहां खप गया, 4 खत्म हो गया, बचा कितना? अभी आपका 4 बचा है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभी 2 यहां हुआ, 2 वहां, अभी बचा क्या है? अभी आपका कितना बचा है? 4 बचा है, 4 खत्म हुआ, 4 बचा। तो अगर हम यहां पे H2H2O लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां पे 2 खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, तो O हमारा 8 था टोटल, 4 दूनी के 8 था। तो 2 यहां गया, 2 यहां गया, 2 यहां गया, 6 खत्म हो गया, बचा अभी 2 बचा है ना। तो चलिए, अगर हम यहां पे 2 लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2SO2। तो अब देखिए क्या आपका ऑक्सीजन जो है कंप्लीट है। 2 यहां हो गया, 2 दूनी के 4, 4 दू 6 हो गया, 2 8, कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो बस यही आपको समझना है कि कंप्लीट हो गया आपका O। अब बचा था यस आपका कितना था? 2 था, तो 2 आगे लगाया तो यस कंप्लीट। अब देखिए यच कितना बचा है ये समझिएगा। तो यच देखिए 2 दूनी के 4,
4 ठो एच आपका है, तो जब 4 ठो एच है तो आपका चारों एच यहाँ पे सेट हो गया है, तो आपका ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है और ये सही हो जाएगा। तो यही हम कह सकते हैं कि जब कार्बन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यही होता है आपका ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में एक उदाहरण आपका हो गया। अब एक बोला जा रहा था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण भी है, तो निर्जलीकरण में भी दिखाएंगे तब तो जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका दूसरा है, ठीक है, सेकेंड वाला, इसमें बोला जा रहा है निर्जलीकरण के रूप में, निर्जलीकरण के रूप में। ठीक है, तो निर्जलीकरण के रूप में जब हम दिखाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यह चीनी से जल को अवशोषित करके उसे काला कर देता है। ध्यान समझिएगा, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल आपको देने वाले हैं हम, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यह चीनी का सूत्र जानते हैं ना आप लोग, क्या चीनी को, सुक्रोज को इस चीनी कहते हैं, तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चीनी हम लिख दिए तो आप दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि सुक्रोज को ही चीनी कहते हैं। तो यह चीनी से, आप चीनी की जगह सुक्रोज भी लिख सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ चीनी बहुत बेस्ट समझेंगे, इसलिए हम चीनी लिख दिए हैं कि चीनी शायद समझ में आ जाए आपको। जो बच्चे नहीं समझते हैं वो शायद चीनी से ही समझ में आ जाए उनको, ठीक है। तो चीनी से जल को अवशोषित करके उसे काला कर देता है। क्या कर देता है? उसे काला कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, जैसे ये हम आपको बताया रिएक्शन, वैसे ही इसको बताएंगे। तो देखिए चीनी का सूत्र ले लेते हैं पहले। चीनी कहते हैं सुक्रोज को, तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? जितने लोग बता सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग बता रहे हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो दिखाइए कौन बता सकता है पहले। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए अब हम देखिए बताते हैं, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका C12, ठीक है, H22O11, C12H22O11, ये होता है आपका सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज, ठीक है। इसी को कहते हैं चीनी। अब कोई डाउट मत रखिएगा माइंड में कि चीनी कुछ अलग से आता है, तो केमिस्ट्री में उसको सुक्रोज कहते हैं, और जो आप चाय बनाते हैं उसको चीनी कहते हैं। पता है ना, इतना तो पता है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे निर्जलीकरण, बोला गया ना, तो निर्जलीकरण करेंगे तो उस पर ले लेंगे सांद्र। सांद्र किसको लेंगे? H2SO4 को, H2SO4। तो ये काला कर देगा, तो कैसे करेगा ये देखिएगा। कार्बन काला करेगा तो जाहिर सी बात है कार्बन देगा, तभी काला होगा, ठीक है। तो यहां पे C कितना है? 12 ठो है, तो यहां हम लिख देंगे 12C। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए प्लस, अब आप एक बात बताइएगा हमको कि H कितना है आपका और O कितना है, बस यही बता दीजिए। तो H आपका 22 है, ठीक है, और O आपका 11 है, ठीक है। तो हम यहां से इसको कैसे निकालेंगे कि बैलेंस हो जाएगा, तो आपको आपके माइंड में आ रहा होगा। तो अगर हम लिख दे 11, ठीक है, H2O, तो यहां से 11 आपका O कंप्लीट हो गया है, 2 11 हम 22, 11 दूनी 22, तो आपका 22 ठो H भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने आपको बताया है। तो हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले इसका वीडियो देखने के बाद इसका PDF देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला जा रहा है क्या? XE मतलब होता है जेनान, इसी को कहते हैं जेनान, ठीक है। तो XE के यौगिकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए थोड़ा टिप्पणी की बात करते हैं। तो टिप्पणी से कुछ याद आ रहा होगा आपको। चलिए हमको तो याद आ रहा है, आप हम बस ध्यान देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो जेनान है, जेनान एक यौगिक है ना, तो उस पर एक टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी। और क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो संक्षिप्त का मतलब ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है,
तो छोटे में लिखना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, 3 नंबर लायक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझिए, हम आपको बताते हैं ध्यान से। तो यहां बताया जा रहा है कि जिनान के यौगिक, ठीक है, जिनान के यौगिक जिनान द्वारा अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं। तो जो जिनान के यौगिक होते हैं जिनान द्वारा बहुत अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आयनन विभव अन्य उत्कृष्ट तत्वों से कम होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इस जो जिनान होता है इसी से क्या होता है, अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो आयनन विभव है वह अन्य उत्कृष्ट तत्वों से कम होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, अतः उत्कृष्ट गैसों में जिनान सबसे क्रियाशील तत्व है। तो जो आपको बताया जा रहा है अभी कि जो अन्य उत्कृष्ट अतः उत्कृष्ट गैसों में, जो उत्कृष्ट गैस होती हैं, उस गैसों में जिनान गैस सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, यह ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन अधिक ऋणाविद्युतीय तत्वों के साथ बहुत से यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो बहुत से यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो बस आपको इतना ही समझना है। अगर आपको इससे एडवांस में समझना है, इससे ज्यादा समझना है, तो प्लीज आप इसके चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम इसको 3 नंबर के क्वेश्चन की माफी इसको ट्रीट किए हैं। तो आप बस इसको समझ लीजिए और आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल जो चीज है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, ना तो रटा जा सकता है और ना इतना जल्दी याद भी होता है। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान से मन लगा के समझना होता है। बस समझ ले गए पीछे, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसको कैसे समझें, समझना आपको है। ठीक है, तो या तो अपने भाषा में समझ जाइए, अपने भाषा में समझते हैं ना, जैसे आप लोग यूज करते हैं अपने लैंग्वेज, उसको अपने भाषा में समझ जाएंगे तो एग्जाम में लिखना होगा तो अच्छे से बना के लिख सकते हैं। तो ये समझना आपको है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आइए वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्या, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना किस पे है, अधिशोषण और विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो ये किससे है, पृष्ठ रसायन चैप्टर से है। जो पृष्ठ रसायन चैप्टर है उसको हमने काफी बेसिक तरीके से बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके चैप्टर का वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चल रहा है, अगर चैप्टर का नहीं देखें तो देखिएगा जरूर, उसमें आपको काफी टॉपिक बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे पहले अधिशोषण की। तो अधिशोषण की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं अधिशोषण क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो चलिए, यहां बोला जा रहा है कि ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर परमाणुओं का आकर्षित होना एवं सतह पर जुड़ जाना अधिशोषण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। अधिशोषण पूछा जाए किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं आप कि ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना, जो अणु होते हैं उसका आकर्षित होना, या और कह सकते हैं सतह पर जुड़ जाना ही अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण एक सतही, ठीक है, तो अधिशोषण एक सतही एवं तीव्र प्रक्रम है। तो सतही का मतलब सतह से है। ठीक है, तो एक सतही एवं तीव्र प्रक्रम है। तो आगे समझिए, तो आगे बताया जा रहा है कि अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। जिस पर होता है, ये समझिएगा, जिस पर होता है वह अधिशोषक कहलाता है, जबकि अधिशोषित पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो यहां से आपका 2 परिभाषा क्लियर हो सकता है। तो इसमें बताया जाए, अधिशोषक पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है वह अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, और जबकि अधिशोषित पदार्थ अधिशोष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका अधिशोषण। अब हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण की। तो आइए देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, उसको समझते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, ये समझिए। जब उत्प्रेरण एवं अभिकारक भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण
कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसको समझ सकते हैं कि जब उत्प्रेरण एवं अभिकारक दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें बोला जा रहा है क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3, ठीक है, 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको दिया गया जितना भी पीसीएम सॉल्यूशन में क्वेश्चन, हम उसका एक एक क्वेश्चन को हल कराना प्रारंभ किए हैं। तो अब आप पहुंचे हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वां क्वेश्चन यही है, आप अपने पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हैं और हम इसको समझाने जा रहे हैं, अब इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो ध्यान देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है ये समझिएगा। एक समीकरण होता है K इक्वल टू, ठीक है, 2.303 अपॉन T इंटू लॉग, ठीक है, R0 अपॉन कैपिटल R। ये होता है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था 1/3 अभिक्रिया के समापन के पश्चात, तो लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3 अभिक्रिया के समापन के पश्चात, तो ये हो जाएगा R, ठीक है, कैपिटल R इक्वल टू R0, ठीक है, इक्वल टू -1/3, 1/3 बोला गया है ना, तो 1/3 R0 इक्वल टू 2/3 R0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/3 अभिक्रिया के समापन के पश्चात। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसके मान को, ये जो कैपिटल इसका, ये जो R दिया है, कंसंट्रेशन R का मान जो आया है, ये इसको हम रखेंगे किसमें, समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 ये है, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये समझिएगा। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो यही लिखेंगे, इस मान को, इस देखिए दिखाई नहीं दे रहा, तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए, तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, K है, K हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन T हो गया, लॉग है तो लॉग हो गया। ठीक है, 1/3 के लिए पूछा है तो हम 1/3 के लिए ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन R0 है, ये हो गया, अपॉन, तो R का वैल्यू ये आया हमारा, तो हम यहां रखेंगे 2/3 R0। ठीक है, तो इसका व्यंजक यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो का आपको जो पढ़ाए हम आज का, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।